बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उर्दू नॉवेल्स, योर हॉरर स्टोरी चैनल। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। चंबल की गोद में सोए हुए सरहानी गांव पर सन्नाटा छाया हुआ था। धीमी आवाज में गुनगुनाता हुआ दरियाए चंबल कहीं सुबक और कहीं तेज रफ्तारी से बह रहा था। चांद ने किसी रूठे हुए बच्चे की तरह जमीन की तरफ से मुंह फेर लिया था। इसी से फायदा उठाते हुए मैं सीने के बल आगे बढ़ रहा था कि मोती ने सरगोशी की, बस ठाकुर, अब और आगे जाना खतरनाक है। हम दोनों गोजारी कुएं की अकबी सिमत से बढ़ते हुए कुएं के बहुत करीब पहुंच चुके थे। मैंने मोती की बात मान ली और रुककर एक बड़े से पत्थर की आड़ में हो गया। मैंने आगरा पुलिस के चीफ विजय सिंह को कुछ ही फासले पर देखा। उसकी पुश्त मेरी तरफ थी। वो बार बार कुएं की तरफ से सर उठाकर सामने नजर आने वाली पगडंडियों को देख रहा था। उसके ख्याल में मुझे उसी सिमत से आना था। सारे इंतजामात मैंने अपने सामने मुकम्मल होते देखे। तकरीबन 60 पुलिस वाले मुख्तलिफ सिमतों में छुपे हुए थे, लेकिन कुएं की अकबी सिमत कोई नहीं था। उधर सरहानी गांव था। उस तरफ से गोया मेरे आने का सवाल ही नहीं था। मैं भला क्यों गांव से गुजरने का खतरा मोल लूंगा। पुलिस चीफ ने यही सोचा होगा कि हालांकि मैंने ऐसे ही किया था। मैं गांव से गुजरकर वहां तक पहुंचा था। पुलिस चीफ ने मेरे ही सामने 10 मुसल्ला सिपाही कुएं में भी उतारे थे। ये सारे इंतजामात गालिबन इसलिए किए गए थे कि अगर मेरा पूरा ग्रोह भी मुकाबले पर आ जाए तो उससे निपटा जा सके। पगडंडियों की दोनों जानिब ऊंची ऊंची चट्टानें थीं, इसलिए वहां छुपने की अच्छी जगह थी। पुलिस चीफ ने हुक्म दिया था कि बलवंत सिंह और उसके साथी जब तक कुएं के बिल्कुल करीब पहुंच जाएं, उन्हें ना छेड़ा जाए। बलवंत सिंह इंतहाई चालाक शख्स है। पुलिस की जरा सी भी सुनगुन मिलते ही वो पुलिस की जिंदगी से खेलता हुआ निकल भागेगा। उसकी नजर में इंसानी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं। जैसे ही बलवंत सिंह कुएं के करीब आए, उसे घेर लिया जाए और फरार के तमाम रास्ते मसदूद कर दिए जाएं। उससे पहले नहीं, अपने पुलिस विजय सिंह की इस कदर एहतियात पर उसके 2-1 मातहतों ने इजहार हैरत भी किया था। ये शेर का शिकार है जिसमें जिंदगी दांव पर लगाना पड़ती है, पुलिस चीफ ने कहा था। मुझे खूब इल्म था कि पुलिस चीफ ने मेरे बारे में कोई गलत बात नहीं कही थी। मैं कई बार पुलिस को जल देकर निकलने में कामयाब हो चुका था। उसकी नजरें इतनी तेज हैं कि वो 50 गज दूर खड़े हुए आदमी को देखकर पहचान लेता है वो दोस्त है या दुश्मन। विजय सिंह ने अपने मातहतों को मेरे मुतल्लिक बताया, फिर बोला, अगर वो सिर्फ 2-4 आदमियों के हमरा आया तो सारा मामला 5-6 मिनट में खत्म हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि ऐसी सूरत में गोली चलाने की नौबत ही ना आए। कुएं की कग्गर के पीछे उसके बराबर फौजदार भी छुपा हुआ था। मेरी नजर उस पर भी पड़ी। अभी तक बांके नहीं आया, क्या बात है? पुलिस चीफ ने फौजदार से सवाल किया। साहिब, वो बस आने ही वाला होगा, फौजदार ने जवाब दिया तो उसकी आवाज कांप रही थी। यकीनन वो मुझसे बहुत खौफजदा था, कहीं आखिरी वक्त वो पीछे ना हट जाए। पुलिस चीफ ने अपने खदशे का इजहार किया, या बलवंत सिंह का खौफ उस पर गालिब आ जाए। वो ऐसा आदमी तो नहीं है? इस सवाल का जवाब देने की बजाय फौजदार ने अपने रुखसार पर हाथ मारा और बुड़बुड़ाया, साले मच्छर बहुत हैं यहाँ। उसी तरह यहाँ डाकुओं की भी बहुतात है। पुलिस चीफ बोला, फिर बोला, बांके को सब कुछ समझा तो दिया है? हाँ हाँ साहिब, उसके साथ सादा लिबास में हमारा आदमी भी है। दोपहर से पहले मैं खुद तमाम मामला ठीक करके आया हूँ। उसने कारतूसों की पेटी में पत्थर भरकर तैयार रखे थे। वो जानता है कि अगर आखिरी वक्त में पीछे हट गया तो जेल जाना पड़ेगा। हमारा आदमी उसे भागने नहीं देगा। फौजदार ने पुलिस चीफ को इत्मीनान दिलाया। फिर अब तक वो आया क्यों नहीं? पुलिस चीफ आसानी से फौजदार की जान छोड़ने वाला नहीं था। अगर बांके की आमद से पहले बलवंत सिंह आ गया तो। कुछ देर को खामोशी छा गई। फिर दोबारा पुलिस चीफ ही की आवाज सुनाई दी। फिर एक ही सूरत है कि खुद को बांके का आदमी जाहिर करके बलवंत सिंह से बात की जाए। उसने फौरन हल सोच लिया। लगता था कि वो आसानी से हिम्मत हार जाने वाला आदमी नहीं है, हरचंद कि वो मेरा दुश्मन था। मगर बुज़दिल दोस्त से बहादुर दुश्मन अच्छा होता है। विजय सिंह को मैंने कमीज उतारते देखा। फिर वो सिर्फ निकर और बनियान में नजर आने लगा। पैंट भी उसने उतार दी थी। फौजदार के जिस्म को मैंने नुमाया तौर पर कांपते देखा। वर्दी मैंने उतारी है और सर्दी तुम्हें लग रही है। पुलिस चीफ की आवाज में तंज था। तुम मेरी कमीज और पैंट में
पत्थर भर लो और इसका बंडल बना लो। पुलिस चीफ ने फौजदार को हुक्म दिया। इसके बाद वो कुएं की कगर से सर उठाकर देखने लगा। उसी वक्त दूर से एक ऊंट आता दिखाई दिया। ऊंट की गर्दन में घंटी बंधी हुई थी। घंटी के शोर से सन्नाटा जैसे लरज रहा था। जल्दी करो, पुलिस चीफ ने फौजदार को मुखातिब किया। बलवंत सिंह आ रहा है। फिर विजय सिंह ने अपना पिस्तौल तान लिया और बोला, बलवंत सिंह के साथ ऊंट पर कोई और शख्स भी बैठा हुआ है। 2 आदमी हैं। पुलिस चीफ विजय सिंह ये कहकर घुटनों के बल बैठ गया और तेज नजरों से उधर देखने लगा जिधर से ऊंट आ रहा था। मैं यही तमाशा देखने वहां आया था। मेरा जी चाह रहा था कि पुलिस की हमाकत पर जोर जोर से हंसूं, लेकिन जब्त कर गया। मेरी हंसी पे बाजी पलट सकती थी। फौजदार ने पत्थर भरकर बंडल तैयार कर लिया और पुलिस चीफ ने उसमें अपना पिस्तौल छुपा दिया। ऊंट तेजी से करीब आ रहा था। एक सवार ने हाथ में लालटेन थामी हुई थी जो ऊंट की कज रफ्तारी के बाइस फिजा में झूलती महसूस हो रही थी। साहिब, वो करीब आ रहा है, उसे फूंक दो। फौजदार तेजी से बोला, क्या बकते हो, मुझे बलवंत सिंह को जिंदा गिरफ्तार करना है। विजय सिंह ने फौजदार के शाने पर हाथ मारते हुए कहा, मगर उनके शानों पर राइफलें क्यों नजर नहीं आ रही? शायद उन्होंने पहलू में रिवॉल्वर छुपा रखे होंगे। फौजदार ने खुद ही सवाल किया और जवाब भी दे दिया। कोई बात नहीं, पुलिस चीफ की आवाज उभरी, तुम यहीं छुपे रहो, मैं बांके का आदमी बनकर कुएं पर बैठा हूं। फिर वो बुड़बुड़ाया, बेवकूफ बांके अब तक नहीं आया। ऊंट अब सिर्फ 10 गज के फासले पर रह गया था। ऊंट पर सवार दोनों अफराद के चेहरों पर नकाब थे। विजय सिंह सिरकता हुआ आगे बढ़ा। उसके एक हाथ में बंडल और दूसरे में टॉर्च थी। उसी वक्त ऐसी आवाज आई जैसे ऊंट के पीछे कोई चीज घिसट रही हो। फिर ऊंट की लगाम खींची गई। विजय सिंह मजीद आगे बढ़ा। उसी लम्हे एक सवार के हाथ से लालटेन छूट गई, साथ ही हाथ से लगाम भी निकल गई। आगे बैठा हुआ सवार कतई साकित था। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर पुलिस चीफ की आवाज सुनाई दी, ठाकुर नीचे उतरें, माल ले आया हूं। विजय सिंह की बात का कोई जवाब नहीं मिला। सवारों में से एक ने पैर की एड़ी मारकर ऊंट को बिठाने की कोशिश की। विजय सिंह ने बंडल में ऊपर ही रखा हुआ पिस्तौल गिरफ्त में ले लिया। ट्रैगर पर उंगली रखकर उसने टॉर्च का बटन दबाया। अंधेरे का सीना चीरती हुई रोशनी की लकीर ऊंट के सर से गुजरती हुई दोनों सवारों के चेहरों से टकराई। आगे बैठे हुए सवार की गर्दन नीचे लटकी हुई थी। पीछे बैठा हुआ सवार अचानक टॉर्च की रोशनी पड़ते ही चौंक उठा। अचानक उसने दोनों हाथ बुलंद करके जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिए। विजय सिंह चंद कदम पीछे हट गया। ऊंट के पांव जैसे ही नीचे बैठने के लिए मुड़े तो उसकी पुश्त पर बैठे हुए दोनों सवार नीचे आ गए। खबरदार, अपनी जगह से हरकत ना करना, वरना तुम दोनों फूंक दिए जाओगे। सन्नाटे में पुलिस चीफ की आवाज उभरी। चंद ही लम्हे बाद पुलिस चीफ के उस हाथ को हरकत हुई जिसमें टॉर्च थी। इर्द गिर्द छुपे हुए सिपाहियों के लिए यह मखसूस इशारा था। जल्द ही मुझे ये बात मालूम हो गई। बलवंत सिंह, तुम्हें हर तरफ से घेरा जा चुका है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी अजीज है तो खुद को हमारे हवाले कर दो। विजय सिंह की आवाज में हुक्म था। कुएं में और इर्द गिर्द छुपे हुए तमाम सिपाही सामने आ गए। फौजदार उन सबके पीछे था। उसी वक्त ऊंट के पीछे कुछ हरकत हुई। विजय सिंह नीचे झुकता हुआ ऊंट के करीब पहुंच गया। फिर उसने ऊंट की गर्दन के नीचे रोशनी डाली और उछल पड़ा। मैं अब कुछ और आगे बढ़ गया था ताकि अपने ड्रामे का आखिरी मंजर देख सकूं। फौजदार, विजय सिंह की गरज इतनी बुलंद थी जैसे चंबल के कटावदार किनारे कहकहे लगा रहे हों। फौजदार दौड़कर करीब पहुंच गया। विजय को यकीनन अपनी बसारत पर शुबा हुआ होगा। उसके सामने बांके और राम सिंह जमीन पर पड़े थे। सिपाहियों की उठी हुई राइफलें एक झटके के साथ पीछे हट गईं। राम सिंह पुलिस के उस सादा लिबास आदमी का नाम था जिसे मैंने मसलहतन जिंदा छोड़ दिया था। विजय सिंह ने फौजदार को टॉर्च थमाई और उन दोनों के करीब गया। बांके की फटी हुई आंखें देखकर उसने ठंडी आह भरी। राम सिंह की आंखों में खौफ और शर्मिंदगी थी। अब विजय सिंह ने देखा वो दोनों एक दूसरे की पुश्त से बंधे हुए थे। बांके का लिबास खून से तरबतर था। राम सिंह की नकाब के नीचे उसके मुंह में कपड़ा ठुंसा हुआ था। मैंने पुलिस से भयानक मजाक किया था। उन दोनों को रस्सियों की गिरफ्त से आजाद किया गया। इस दौरान विजय सिंह ने अपनी वर्दी पहन ली। राम सिंह के मुंह से कपड़ा निकाला गया तो वह बुरी तरह हाँफने लगा। पुलिस चीफ, फौजदार और सिपाहियों को वो हैरत से देखने लगा।
बांके की लाश वो सब कुछ बयान कर रही थी जो गुजर चुका था, लेकिन जाहिर है अभी तक किसी की समझ में ये नहीं आ सका होगा कि ये सब कुछ किस तरह हुआ। राम सिंह को अपने हवास में आने के लिए कुछ वक्त लगा। विजय सिंह को उस पर गुस्सा आ गया। अब मुंह से बक तो सही क्या हुआ। फिर राम सिंह ने सब कुछ बक दिया। अहमक, जब तूने बलवंत सिंह के सामने जुबान खोल ही दी थी तो फिर ऊंट पर सवार होकर यहां तशरीफ लाने की क्या जरूरत थी। हम यहां पूरे 2 घंटे से परेशान बैठे हैं। विजय सिंह ने कहा, अगर मैं फायर कर देता तो तुम जिंदा न बचते। साहेब, बलवंत सिंह ने मुझे बांके के साथ बांधकर ऊंट पर बिठा दिया था। उसने मुझसे कहा कि मैं गोजारी कुएं की तरफ रवाना हो जाऊं। अगर घूमकर देखा तो गोली मार दी जाएगी। हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, राम सिंह ने जवाब दिया। मगर अहमक के बच्चे, इस बात का तो यकीन कर लेना था कि वो तुम्हारे पीछे पीछे आ भी रहे हैं या नहीं। विजय सिंह ने गुस्से से बेकाबू होकर राम सिंह के एक हाथ जड़ ही दिया। साहेब, वो मेरे पीछे बल्कि ऊंट के बराबर था। क्या आपने उसके कदमों की चाप नहीं सुनी? राम सिंह रुखसार से हिलाते हुए बोला। विजय सिंह ने ऊंट की तरफ तवज्जो दी तो उस पर हकीकत खुल गई। ऊंट की दुम से जूतों की एक जोड़ी बंधी हुई थी। साहिब, ये तो बांके के जूते हैं, राम सिंह ने बताया। अब बकवास बंद कर, ये बता कि बलवंत सिंह ने तुझे जिंदा क्यों आने दिया? विजय ने सवाल किया। साहिब, एक तो ये कि मैंने उससे झूठ नहीं बोला और सब कुछ बता दिया, इसलिए दूसरे वो बांके की लाश के साथ आपको एक पैगाम भी भेजना चाहता था। क्या पैगाम है वो? विजय ने बेचैनी के साथ दरियाफ्त किया। उसने कहा है कि अपने चीफ से कह देना, अगर बलवंत सिंह को गिरफ्तार करना है तो मर्द की तरह सामने आए, डरपोक शिकारी की तरह चुपकर जाल बिछाना छोड़ दे। राम सिंह ने बताया। उसने लफ्ज ब लफ्ज मेरा पैगाम पुलिस चीफ विजय सिंह को पहुंचा दिया था। बलवंत सिंह को खुद पर इतना घुमंड है। विजय के नथने फूलने पिचकने लगे। अच्छी बात है, मैं उसे बता दूंगा कि मैं क्या हूं। पुलिस चीफ विजय सिंह को अपने सिपाहियों के साथ नाकाम लौटना पड़ा। बांके की लाश उसके साथ थी जो उसकी नाकामी का अफसाना बयान कर रही थी। निस्फ शब के करीब मैं चंबल के गारों में पहुंचा तो रूपा, किन्हाई, सूबेदार और तहसीलदार सब मेरा इंतजार कर रहे थे। जाते ही मैंने रूपा को दोनों हाथों पर उठा लिया और उसे गर्दिश देने लगा। बेटा रूपा, भगवान ने आज तुझे मेरी जान बचाने के लिए भेज दिया। तेरी बात सच हुई। बांके पुलिस से मिल गया था और पुलिस गोजारी कुएं के पास घेरा डालकर पड़ी थी। मैं जोर से हंसा। गार गूंज उठा। उसी रोज से रूपा मेरा दायां हाथ बन गया। मैंने उसे खुद राइफल चलाना सिखाया। रूपा को खुद भी बेहद शौक था। डाके डालते हुए वो मेरे साथ आगे आगे रहता। चंद ही रोज में रूपा इंतहाई सफाक और बेलगाम हो गया। मेरे सिवा वो किसी और की बात नहीं सुनता था। मैं भी उसके मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करता था। हिम्मत और जहानत से भरपूर रूपा इल्मे ज्योतिष में भी तरक्की करने लगा। अपने बाप छादराम की सारी किताबें वो साथ लेकर आया था। सितारों की गर्दिश को वो घंटों बगौर देखता रहता। कभी कभी वो अचानक मुझे किसी काम से रोक देता। ताया, आज डाका डालने नहीं जाएंगे, ये अच्छी घड़ी नहीं है, रूपा कहता। ठीक है, आज नहीं जाते। मैं उसकी बात मान लेता। हालांकि मुझे ज्योतिष वगैरह पर यकीन नहीं था। रूपा के साथ मेरा लाड मोती की आंखों में खटकने लगा। बलवंत का रिश्तेदार और पुराना साथी होने के बावजूद वो कम दर्जे पर आ गया था। ये बात यकीनन उसने महसूस कर ली थी कि मैं उसके मुकाबले में रूपा को ज्यादा अहमियत देता हूँ। रूपा और मोती के दरमियान इसी वजह से कभी कभार तलखी भी हो जाती। ऐसे मौका पर मैं दरमियान में आ जाता। मोती, तुम दोनों मेरे दाएं बाएं बाजू हो। अगर तुम दोनों आपस में लड़ोगे तो ये अच्छी बात नहीं। मेरी मसालत से वो दोनों चुप हो जाते। गोजारी कुएं का वाकया पेश आने के बाद अपने ग्रोह को मैंने और मजबूत कर लिया था। मुझे यकीन था कि आज नहीं तो कल पुलिस चंबल के कटाव में मेरा मुहासरा जरूर करेगी। खेड़ा राठौर गांव से इसी अरसे में ये खबर आई कि नीताराम अब भी गांव छोड़ने पर आमादा नहीं है। उसे पुलिस का पूरा तहफ्फुज हासिल था। दूसरी तरफ रूपा नीताराम को खत्म करने की जल्दी कर रहा था। मैंने उसे समझाया, रूपा जल्दी ना कर, अभी बहुत तैयारी करना बाकी है। जगह जगह मैंने अपने छुपने के लिए इंतजाम कर रखा था। गांव गांव मेरे मुखबर मौजूद थे। इस तरह पुलिस की नकलो हरकत के बारे में भी मुझे तमाम इतलात मिलती रहती थी। असला फराहम करने वाले बाएतमाद अफराद भी मुझे मिल गए थे। मैं रफ्ता रफ्ता वही निज़ाम कायम करने लगा जो गोल वादी में कायम किया था। डाका डालना मेरे नज़दीक हुकूमत करने से ज़्यादा मुश्किल काम था। इस काम में ज़रा सी भी गफलत
मौत से हमकिनार कर देती है और नरमी हो ही नहीं सकती। लोग अब मुझे राजा बलवंत सिंह के नाम से पुकारने लगे थे। अब मुझे डाकू कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मैं भी अक्सर यही कहता कि मैं डाकू नहीं, बागी हूँ। मैंने नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ बगावत की है। मैं ऐसा कहने में हक बजानिब था। मैं डाका डालने के बावजूद अमूमन गरीबों की मदद करता रहता था। हर डाके के बाद मैं एक मखसूस रकम खैरात करता, गरीबों की लड़कियों को जहेज देता। रुकमनी भी इस कार्य खैर में मेरा हाथ बटाती। मेरा असूल था कि मैं कभी कोई बरात ना लूटता, किसी औरत पर कभी हाथ ना उठाता, उसे आंख उठाकर भी ना देखता। मेरे लिए एक रुकमनी ही काफ़ी थी। वो मुझे इतना सैराब रखती कि कभी तिश्नगी महसूस ना होती। रुकमनी के सिवा अब मेरी नज़र में कोई जचता ही नहीं था। इबादतगाह किसी की भी हो, मैं उसका एहतराम करता। मंदिर, मस्जिद, गिरजा और गुरुद्वारे सब मेरे नज़दीक काबिल तकरीम थे। गांव-गांव लोग मेरे गुण गाते। इनमें ज़्यादा तादाद गरीबों की होती, क्योंकि गरीबों से मुझे ख़ास तौर पर हमदर्दी थी। मेरे दिल में गरीबों के लिए नरम गोशा पैदा करने में रुकमनी का बड़ा हाथ था। एक मर्तबा मंदिर में आरती उतारते वक्त मैं अपने साथियों के हमरा मंदिर के करीब से गुजर रहा था कि मुझे मंदिर के घंटे की आवाज़ सुनाई दी। ताया, रूपा ने मुझे मुखातिब किया, चलें दर्शन कर आएं। वो बहरहाल ब्राह्मणज़ादा था। मुझे इतने अरसे तक हिंदुओं के दरमियान रहते हुए उनके रस्म रिवाज और अकायद नीज तरीका इबादत का बखूबी इल्म हो चुका था। मगर रूपा, क्या बंदूक भी साथ ले चलोगे? मैंने साथियों को रुकने के लिए कहकर रूपा से पूछा। नहीं, रूपा ने जवाब दिया। भगवान के सामने सर झुकाने में दुनिया का ध्यान नहीं होना चाहिए। मैं उसकी बात पर हंसा और अपनी बंदूक शाने से उतारकर रूपा के साथ ही अपने साथियों के सुपुर्द कर दी। मंदिर में आरती उतारी जा रही थी। हम दोनों मंदिर के अंदर दाखिल हो गए। मंदिर गांव से तकरीबन 2.5 मील के फासले पर था, इसलिए 7-8 आदमी ही मंदिर में थे। उधेड़ उमर पुजारी कुछ देर बाद आरती का थाल आगे करके मेरे सामने खड़ा हो गया। भोलानाथ का प्रसाद लो, पुजारी ने मुझे मुखातिब किया। मैंने उसकी तरफ नरम नजरों से देखा। उस वक्त अगर कोई पुजारी ये कहता कि उसके सामने खड़ा हुआ मशहूर और खौफनाक डाकू ठाकुर बलवंत सिंह है, तो शायद वो कभी यकीन न करता। आरती के थाल से प्रसाद लेकर मैंने जेब में हाथ डाला और मुट्ठी भर रुपए थाल में रख दिए। पुजारी की आंखें चांदी के रुपयों का छोटा सा ढेर देखकर फैल गईं और उसने दुआ दी, भगवान तुम्हारा भंडार भरा रखे। आहिस्ता आहिस्ता लोग मंदिर से रुखसत हो गए। मैं मंदिर का जायजा लेने लगा। ताया, अब चलें? रूपा बोला। मैं उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहने लगा, रूपा, मंदिर भगवान का घर होता है। इंसान अपना घर अच्छा रखता है, मगर भगवान के घर का हाल देखो। ऐसा मालूम होता है कि जैसे बरसों से कलई तक नहीं हुई। भगवान का घर बिल्कुल खंडर बना हुआ है। भगत, तुम्हारी बात सच्ची है, मंदिर के पुजारी ने कहा। आरती के थाल में तुमने मुट्ठी भर के रुपए डाले। उसी वक्त मैंने सोचा था कि ये रकम मंदिर के काम में लगाऊंगा। मैंने गौर से पुजारी की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से सच्चाई झलक रही थी। मैंने पहलू से बंधी हुई रुपयों की थैली खोलकर पुजारी के हाथ में दे दी। महाराज, आरती के रुपए आपके लिए थे, मंदिर की मुरम्मत इस रकम से कराना, मैं बोला। भोलानाथ ने मेरी दुआ सुन ली। ये कहते हुए पुजारी की आवाज़ भर आ गई, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि किसी दाता को इस मंदिर की मुरम्मत के लिए भेज दे। मैंने सुना है महाराज कि ये मंदिर गांव के ठाकुर ने बनवाया है और उसके वारिस मंदिर की देखभाल करते हैं। फिर मंदिर की ऐसी हालत क्यों है? मैंने पूछा। वो दिन गए भगत, पुजारी ने ठंडा सांस भरा। अब जो गांव के ठाकुर हैं, मैं उनसे गुज़िश्ता 5 बरसों से मंदिर की मरम्मत के लिए कह रहा हूँ, मगर जब भी वो मेरी बात सुनते हैं हंसकर टाल देते हैं। वो कहते हैं शंकर भगवान तो इस खंडर में भी रह सकते हैं, उन्हें आखिर ज़ाहरी सजावट की क्या ज़रूरत है। पुजारी की बात सुनकर मैं चौंका और दरियाफ्त किया, फिर गांव के लोग चंदा जमा करके मंदिर की हालत को बेहतर क्यों नहीं बनाते? भाई, मैंने ये भी सोचा, मगर ठाकुर ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि अगर गांव के लोग मंदिर की मरम्मत कराएंगे तो उनके खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी, जिसे वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। पुजारी ने बताया। तुम्हारे ठाकुर कभी मंदिर नहीं आते? मैंने मालूम किया। रूपा के चेहरे पर बेजारी थी, मगर वो खामोश था। ठाकुर यहाँ साल में एक बार आते हैं, कार्तिक पूनम की शाम को मंदिर का घंटा चढ़ाने, पुजारी ने जवाब दिया। मंदिर का घंटा चढ़ाने आता है, मगर मंदिर की हालत देखकर उस पर कोई असर नहीं होता। मैंने इजहार हैरत किया। उसे घंटा चढ़ाते वक्त इर्द गिर्द की खबर नहीं होती, वो उस वक्त नशे में मस्त होता है। पुजारी ने कदरे हिचकिचाते हुए बताया।
इस मर्तबा रूपा भी खामोश न रह सका। वो बोला तो उसकी आवाज में गुस्सा था। क्या बात करते हो पुजारी, वो भगवान के दरबार में नशा करके आता है, तुम ये किस तरह बर्दाश्त करते हो? पुजारी रूपा का गुस्सा देखकर कांपने लगा। उसने दोनों हाथ जोड़कर रूपा को मुखातिब किया। क्या करें भाई, राजा को कौन रोक सकता है? कहते हैं कि नशे के बगैर उसकी कोई शाम नहीं गुजरती। गए साल की बात है, उसका बूढ़ा बाप आज ही करने लगा कि कार्तिक की एक शाम तो शराब को हाथ न लगाओ। जवाब में उसने अपने बाप की जुबान कटवा दी। मरते हुए भी उसकी आंखें अपने बेटे से जैसे इल्तिजा कर रही थीं कि बेटा कुछ भी हो, शंकर भगवान की पूजा ना छोड़ना, बाप दादा की जो रिवायत है उसे कायम रखना। उसने बूढ़े बाप की जुबान कटवा दी, फिर भी गांव वाले खामोश रहे। बुज़दिल, मैं गुस्से में बोला, आप ठीक कहते हैं, लेकिन 22 गांव के मालिक का कोई क्या बिगाड़ सकता है? लोग किससे फरियाद करें? पुजारी, अब आने वाली कार्तिक पूनम में बस चंद रोज रह गए हैं। वो जागीरदार इस मर्तबा घंटा नहीं चढ़ा सकेगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। मैंने कहा, अगर ठाकुर बाबू घंटा नहीं चढ़ाएंगे तो फिर कौन? मैं चढ़ाऊंगा। मैं बोल उठा, पुजारी तुम मुझे नहीं जानते, ठाकुर बलवंत सिंह 22 गांव के मालिक से नहीं डरता। मेरा नाम सुनकर पुजारी के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरी नजरें उसके चेहरे ही पर थीं। आप राजा बलवंत सिंह? पुजारी गिड़गिड़ाया, आप मेरे मंदिर में आए? अब पूनम की आरती के वक्त आऊंगा, ये कहकर मैं आगे बढ़ा। और सुनो, किसी को मेरे आने की इत्तला ना हो। बेहतर हजूर, पुजारी ने कहा। मैं रूपा को साथ लेकर मंदिर से निकल आया। कार्तिक पूनम की दोपहर ही से मंदिर के मैदान में इंसानी समंदर ठाठे मारने लगा। इस समंदर का एक हिस्सा मैं भी था। साल भर सोनी रहने वाली इमारत एक दिन के लिए लोगों से भर जाती थी। शंकर भगवान के दर्शन की तमन्ना, मेले की मौज, प्रसाद का लालच, किसी न किसी बहाने आसपास के गांव वाले यहाँ जमा हो जाते। मुख्तलिफ देहात के महाजन और मुखिया सभी हाजिर रहते थे, क्योंकि 22 गांव का मालिक इस मंदिर में घंटा चढ़ाने आता था। तरह तरह के खेल तमाशे भी होते और कहीं कहीं जुआ भी खेला जाता। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस मर्तबा मंदिर की रौनक में कुछ इजाफा हो गया था। फटे पुराने झंडे की जगह अब नया झंडा लगा दिया गया था। मुख्तलिफ इकसाम के दरख्तों के फूल पत्तों और झंडियों से पूरा मंदिर सजाया गया था। स्याह दीवारें अब कलई होने के बाद चमकने लगी थीं। मंदिर की सजावट देखकर लोग आपस में मुख्तलिफ तबसरे कर रहे थे। ठाकुर साहब ने इस बार खर्च किया है, मंदिर की सजावट ही कुछ और है, लोग एक दूसरे से कह रहे थे। सूरज मगरिब की तरफ झुका और आरती की आवाज बुलंद हुई। लोग 2 कितारों में मंदिर के सामने खड़े हो गए। ठाकुर साहब की बग्गी देखकर छोटे बड़े सभी सुदाए हुए जानवरों की तरह खामोश हो गए। कुछ लोग इस्तकबालिया नारे लगवाने वहां पहले से मौजूद थे। ठाकुर साहब खुद बग्गी से नहीं उतरे, बल्कि 2 द्योकामत आदमियों ने उन्हें बग्गी से उतारा। सर पर सफेद साफा, पैरों में मखमल के जूते, बंद गले का जोधपुरी कोट और नीचे तकरीबन जिस्म से चिपका हुआ पजामा, कमर से बंधी हुई तलवार और आंखों में नशे का खुमार, ये थे 22 गांव के मालिक। लड़खड़ाते कदमों और फड़कते होंठों से ठाकुर साहब के आगे बढ़े। उनकी आमद का ऐलान किया गया और लोग नारे बुलंद करने लगे। नारे सुनकर ठाकुर साहब के चेहरे पर जोश नजर आया। हमारी मूंछों के बल चढ़ाओ। ठाकुर साहब ने अपनी दोनों तरफ साथ साथ चलते हुए कवि हैकल अफराद को हुक्म दिया। ठाकुर साहब की ये हालत देखकर कुछ लोग ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे थे। कुछ के चेहरों पर मुझे नफरत नजर आई। इसके बावजूद सभी जैसे मशीनी अंदाज में नारे लगा रहे थे। एक कवि हैकल शख्स के हाथ में मगरमच्छ की दुम का हंटर था और दूसरा फिजा में पतली सी लकड़ी लहराता हुआ चल रहा था। वो दोनों ही लोगों को पीछे धकेल रहे थे। करीब से गुजरने पर लोग ठाकुर साहब को झुककर सलाम करते, वरना लकड़ी या हंटर पड़ता। मंदिर की सीढ़ियों के करीब खादी के कपड़ों में मलबूस पुजारी हाथ जोड़े खड़ा था, मगर उसकी निगाहें जैसे किसी को तलाश कर रही थीं। मैं अभी तक उसकी नज़रों में नहीं आया था। इस दौरान ठाकुर साहब पुजारी के करीब पहुंच चुके थे। पुजारी ने नमस्ते कहने के लिए सर झुकाया। उसे पता भी न चला कि उसी वक्त लोगों की भीड़ से निकलकर मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया था, बिल्कुल मंदिर की सीढ़ियों के पास। मैं ठाकुर साहब का रास्ता रोक के खड़ा था। ए, रास्ते से हट जा, देखा नहीं ठाकुर साहब तशरीफ ला रहे हैं। हंटर वाले शख्स ने मुझे सख्ती से मुखातिब किया। अबे गधे, इस तरह क्या खड़ा है, ठाकुर साहब को नमस्ते कर। दूसरा जी हुजूरिया भी बोला। मैंने दोनों को घूर कर देखा। दोनों जी हुजूरिया कुछ हिचकिचाए। हट जा अहमक। ठाकुर साहब नशे में डूबी हुई सुरख सुरख आंखों से मुझे सामने खड़े देखकर बुड़बुड़ाए, मगर मैं अपनी जगह से न हिला। ये देखकर ठाकुर साहब गरजे
और अपने दोनों मुहाफिजों को हुक्म दिया, साले को हंटर लगाओ। जुबान संभाल ठाकुर। मैं पीछे हटने के बजाय चंद कदम आगे बढ़कर तेज आवाज में बोला, ख्वाम का ये बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। लोग इजहारे अफसोस करने लगे। भला 22 गांव के जागीरदार का रास्ता रोकने वाला किस तरह जिंदा रह सकता है। पुजारी के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। जागीरदार के अकब में मुसल्ला आदमी चौकन्ना हो गए। मेरी तेज आवाज सुनकर ठाकुर साहिब की अध खुली आंखें पूरी तरह खुल गईं। साले की जुबान खींच लो, जागीरदार चीखा। गुस्से के सबब उसका चेहरा बिगड़ गया। जागीरदार के हुक्म पर हंटर वाले का हाथ उठा और दूसरा गुस्से में बोला, बेवकूफ, ठाकुर साहिब के सामने झुकने की बजाय सीना तान कर खड़ा है। मेरे पास कोई हथियार नहीं था। मैंने इसीलिए हंटर से बचने की खातिर हाथ की आड़ कर ली। एक आवाज के साथ हंटर मेरी कलाई से लिपट गया। मैंने झटका देकर हंटर मुहाफिज से छीन लिया और कहा, भगवान के सिवा मैं किसी के आगे नहीं झुकता और गाली का जवाब ठोकर से देता हूं। ये कहते ही मैंने एक मुहाफिज के पेट पर भरपूर लात मारी। वह चीखकर उलट गया। इसी के साथ लोगों में शोर मच गया। ठाकुर, घंटा चढ़ाने का वक्त गुजर रहा है। पुजारी हाथ जोड़कर बोला। मेरी आंखों में खून उतर आया था। भाई, झगड़ा बंद करो। भगवान के घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए। पुजारी का अंदाज ऐसा था जैसे मुझे समझा रहा हो। भगवान का घर, मैंने जोर से कहा। पुजारी, भगवान के घर में एक शराबी को कदम रखने की इजाजत नहीं होना चाहिए। इस पापी के हाथों मंदिर का घंटा नहीं चढ़ेगा। जागीरदार का नशा जैसे हिरन हो गया था। उसके मुंह पर तो क्या, शायद पीठ पीछे किसी ने ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं की होगी। फिर भला अवाम की मौजूदगी में अपनी ये बेइज्जती उसे कैसे बर्दाश्त होती। 22 गांव के मालिक ने पहलू से लटकती हुई तलवार नियाम से बाहर खींचने के लिए उसके दस्ते पर हाथ रखा। तलवार अभी नियाम से आधी बाहर आई होगी कि मैंने उसके हाथ पर हंटर मारा। जागीरदार, अपनी तलवार नियाम ही में रहने दो। मैं तेज और सख्त आवाज में बोला। ठाकुर बलवंत सिंह के सामने हथियार उठाने के लिए तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। लोगों ने जैसे ही मेरा नाम सुना, सन्नाटा सा छा गया। जागीरदार के आदमियों के बुलंद किए हथियार उसी तरह रह गए। जागीरदार के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसका जिस्म लरजने लगा। फिर भी क्योंकि मैं निहत्था था, इसलिए बारोब आवाज में उसने आदमियों को ललकारा, अरे सब खड़े क्या हो, पीट डालो इसे। ये कहते ही वो 2 आदमियों के पीछे छुप गया। जा जा बुजदिल, खामोशी से अपनी हवेली वापस चला जा। शंकर भगवान के मंदिर का ख्याल है, वरना। मैंने ये कहकर मजमा की तरफ हाथ बुलंद करके मखसूस इशारा किया। देख ले, ये राइफलें खामोश नहीं रहेंगी। मेरे इशारे के साथ ही मजमा से बैक वक्त कई राइफलें बुलंद हुईं। सबके सामने से गुजरता हुआ रूपा मजमा से बाहर आया और मेरे बराबर आकर खड़ा हो गया। उसने कनअखियों से जागीरदार की तरफ देखा। क्या सोच रहे हो 22 गांव के मालिक, जिंदा वापस जाना है या? रूपा ने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया और जागीरदार की तरफ राइफल तानकर बोला, सिर्फ एक गोली की जरूरत है। रूपा का भयानक रूप देखकर जागीरदार की टांगें कांपने लगी। उसे खड़ा होने के लिए 2 आदमियों का सहारा लेना पड़ा। फिर अचानक उसे जाने क्या सूझी कि उसने एक नजर अपनी तरफ उठी हुई राइफल पर डाली और किसी सहारे के बगैर मुट्ठियां कसकर दौड़ लगा दी। मौत के खौफ से शायद उसके अंदर इतनी हिम्मत पैदा हो गई थी। ठहर जाओ जागीरदार, मैं घंटा चढ़ाता हूँ, ये तो देखते जाओ। मैंने भागते हुए जागीरदार को ललकारा। फिर हजूम से मुखातिब हुआ, तुम लोग बिल्कुल ना घबराना, इत्मीनान रखो। मेरी मौजूदगी में किसी का बाल बीका ना होगा। मुझे अंदाजा था कि कुछ साहूकार और महाजनों के सिवा बाकी लोगों को मुझसे किसी किस्म का नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं था। हकीकत ये थी कि आम लोग तो खुद मुझे देखने के आरजूमंद रहते थे। वो शख्स जिसके तज़किरे दिन रात सुनते, और वो जो गरीबों का हमदर्द था, वो जो मजलूमों का साथी था, वो जो खुले हाथ खैरात करता था। लोगों के चेहरे उसे अपने दरमियान देखकर मुसर्रत से चमक रहे थे। मैं उनके चेहरों से दिली जज्बात का अंदाज़ा बआसानी लगा सकता था। पुजारी ने पूजा का आगाज किया। मैंने छत का नया घंटा चढ़ाया। जागीरदार, जो मेरी ललकार पर रुक गया था, मुर्दा चेहरा लिए ये मंजर देख रहा था। उसके आदमी भी दम बखुद होकर मुझे घंटा लटकाते देख रहे थे। लोग जोश में आकर राजा बलवंत सिंह की जय के नारे लगा रहे थे। नहीं नहीं, मैंने हाथ बुलंद करके लोगों को नारे लगाने से रोक दिया। भगवान के घर में इंसान की जय नहीं होती। इस पर लोग शंकर भगवान की जय के नारे लगाने लगे। फिर मैं बड़ी खामोशी के साथ अपने आदमियों को साथ लेकर हजूम से अलग हो गया। जाते जाते मैंने जागीरदार को मुखातिब किया, तुम 22 गांव के मालिक हो तो अवाम को भी अपनी औलाद समझो। अब हर साल यहाँ घंटा चढ़ाने मैं आऊँगा।
बेहतर है जनाब, जागीरदार फर्माबरदारी से बोला। मैं अपने साथियों के हमरा वहां से चला आया। रफ्ता रफ्ता मेरा हल्का असर बढ़ता गया। आगरा जिला से यूपी के दूसरे शहरों, चंबल के किनारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों में भी मैंने पांव फैला दिए। मुझे इत्तला मिली कि दूसरे सूबे वालों ने यूपी के हुकाम से फरियाद की, तुम्हारा बलवंत सिंह अब हमारी हद में भी धावे भरने लगा है, उसे रोकने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यूपी पुलिस की इज्जत गोया दिन दिहाड़े नीलाम हो गई। मुझे खबरें मिलती रहीं। सूबे के आला हुकाम जमा हुए। पुलिस की पेशानी पर लगा हुआ दाग धोने के मंसूबे बनाए जाने लगे। ऑपरेशन बलवंत सिंह एक मंसूबे का नाम रखा गया। किसी तरह कितने ही खर्च पर मुझे हलाक करने का हुक्म हुआ। चंबल के कटाव में 3 तरफा हमला करके मुझे घेरने का प्लान बना। मेरा अड्डा कहाँ है ये मालूम करने के लिए खुफिया पुलिस के होशियार और मुस्ताद अफराद को मुकर्रर किया गया। मालूम हुआ कि हर पुलिस अफसर के जहन पर एक ही धुन सवार थी कि मुझे किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए। मैं ये तमाम इतलात बड़े सुकून और इत्मीनान से सुनता रहा। इसी दौरान एक रात रूपा को ठिकाने तक वापसी में देर हो गई तो मैं उसकी तरफ से फिक्रमंद हो गया। सनसनाती हुई हवा चंबल में गरज रही थी। गहरे तारीख किनारों के कटाव में मेरे साथी दूर तक फैले हुए थे। सख्त सर्दी का जमाना था। सर्दी से बचने के लिए मैं और मेरे साथी लकड़ियों का ढेर जलाकर जिस्मों को गर्मी पहुंचा रहे थे। शोलों की सुरख जुबानें इस तरह लपक रही थीं जैसे अजदहों की जुबानें बार बार उनके धानों से लपक रही हों। मुझे सोच में खोए हुए देखकर बराबर बैठे मोती ने पूछा, ठाकुर किस गहरी सोच में गुम हो? सोच रहा हूँ रूपा अब तक क्यों नहीं आया, मैंने पगडंडी से नजरें हटाए बगैर कहा। मैंने उसे कई बार टोका है कि अकेले बाहर ना जाया करो। पुलिस की सरगर्मियां रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं, कभी मुश्किल में पड़ जाओगे, मगर वो मानता ही नहीं है। बड़ा हिम्मत वाला है, मोती बोला। मुझे खबर थी कि रूपा से हसद करता है। वो महज मेरी दिल दही की खातिर रूपा की तारीफ कर रहा था। अचानक मैंने चौंक कर कहा, वो रूपा ही है। चीते जैसी चाल किसी और की नहीं हो सकती। फिर जब रूपा करीब आ गया तो मैंने अपनी गर्म हथेलियां उसके ठंडे रुखसारों पर रख दी और बोला, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। मेरे लहजे में उसके लिए प्यार ही प्यार था। रूपा ने सर पर बंधा हुआ कपड़ा एक तरफ फेंका, राइफल एक जानिब रखी और मेरे करीब बैठकर कहने लगा, मुझे देर हो गई। इस भयानक कटाव में अकेले तफरी करने का लुत्फ ही कुछ और है। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या खबर लाया? पले हुए कुत्ते आजकल किस तरह घूम रहे हैं? मेरी नफरत अब रोज बरोज पुलिस वालों से बढ़ती जा रही थी। मैं इसीलिए हमेशा उन्हें हकारत से याद करता था। ये नफरत बिला सबब नहीं थी। मुझे मालूम था कि पुलिस हमेशा सरमायादारों का साथ देती है और गरीबों को कानून की आड़ लेके तंग करती रहती है। पुलिस जालिमों का साथ देती थी और खुद भी जालिम थी। सारी पुलिस पलटन करीब ही पड़ी है ताऊ, रूपा ने आग में मजीद लकड़ियां डालते हुए जवाब दिया। मैं दूर से देखकर चला आया। फिर उसने यकीनन मेरे चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार देख लिए और कहने लगा, फिक्र न करो, वो अब तक दूसरी सिमत में झक मार रहे हैं। कल सुबह ही सुबह वो शुमाल की तरफ जाएंगे, जबकि हम जनूब की तरफ जाएंगे। ये कहते हुए रूपा के चेहरे पर जोश सा नजर आया। फिर वो मजीद बोला, अपने मुखबिरों ने उन्हें उल्टे रास्ते पर लगा दिया है। रूपा के आखिरी अल्फाज सुनकर मुझे कुछ इत्मीनान हुआ। कुछ देर बाद हुक्का गुड़गुड़ाकर मैंने पूछा, और कोई खबर? उस नीताराम को सीधा करना पड़ेगा, रूपा ने दांत पीस कर कहा। वो हमारे मुखबिरों के पीछे पड़ा हुआ है। उसने हमारे एक मुखबिर तिवाड़ी को रुपयों का लालच भी दिया है कि वो उसे हमारा पता दे। खासे दिन से वो तिवाड़ी को शीशे में उतारने की कोशिश कर रहा है। लगता है उस कुत्ते के दिन पूरे हो गए हैं। मुझे गुस्सा आ गया। अपने भाई मेवाराम की तरह उसकी मौत भी उसे पुकार रही है। मैं उसे कत्ल कर दूंगा। नहीं ताया, वो तुम्हारे हाथों हलाक नहीं होगा। रूपा ने अपनी राइफल पर हाथ फेरते हुए कहा, यह हिसाब मैं साफ करूंगा। मैं सब इंतजाम करके आया हूं। मैंने तिवाड़ी से कह दिया है कि वो उसकी बातों में आ जाने की अदाकारी करके 4 दिन के बाद उसे अकेला अपने घर बुलाए, फिर मैं उसे देख लूंगा। नहीं रूपा, तुम्हें ये खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। मुमकिन है तिवाड़ी अदाकारी करते करते वाकई बदल जाए और तुम्हें फंसवा दे। मैंने खदशे का इजहार किया। ताया, आप मुझे हर मामले में ना रोका करें, रूपा ने कहा। उसकी आवाज में जोश था। मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा ताकि आइंदा किसी में ये हिम्मत ना पैदा हो कि बलवंत सिंह के आदमियों को वर्गला सके। रूपा की आवाज में सख्ती आ गई। मैं खामोश हो गया और मेरी ये खामोशी इजाजत के मुतरादिफ थी। ताया, एक बात और सुनी है। रूपा ने मोती की जानिब कनखियों से देखा।
मोती चौंक उठा। मैंने हुक्के की नह रखते हुए रूपा और मोती की जानिब बारी बारी देखा। रूपा मजीद कुछ कहते हुए थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, अपने एक साथी के बारे में औरतों को छेड़ने की शिकायत आई है। हमारे साथी औरतों को छेड़ते हैं? मैंने सख्ती से कहा। तुम्हें ये किसने बताया? शिवपुरी के मुखिया ने बताया है। रूपा ने नजरें नीची करके जवाब दिया। हमारे एक साथी ने एक गरीब किसान की हसीनो नौजवान बीवी की असमत दिन दिहाड़े लूट ली है। रूपा, मुझे गुस्सा आ गया। बोल, ठाकुर बलवंत सिंह के नाम को किसने दाग लगाया? जल्दी उसका नाम बता। मैंने ये कहते हुए करीब रखी राइफल उठा ली। मेरे तमाम ही साथियों को मालूम था कि मैं ऐसा जुर्म कभी माफ नहीं करता। उनके चेहरों से इसीलिए खौफ झलकने लगा। ताया, मुखिया को नाम का नहीं पता, मगर उस औरत ने यकीन से कहा है कि इज्जत लूटने वाला बलवंत सिंह का साथी था। सारे गांव में ये बात फैल गई है, इसलिए वो औरत गांव छोड़कर अपने मैके चली गई है। रूपा ने बताया। शिवपुरी के मुखिया ने नाम नहीं बताया? इसमें जरूर उसकी कोई चाल है। मोती बोला, किसी और ने उस औरत की इज्जत लूटी होगी। मुखिया बलवंत सिंह के साथी का नाम लेकर यकीनन हमारे दरमियान फूट टलवाना चाहता है। मोती, हो सकता है तुम्हारा कहना ठीक हो, मैंने कहा। फिर भी अगर ये जुर्म हमारे किसी आदमी से सरजद हुआ है तो जल्द या बदेर उसे सजा जरूर मिलेगी। फिर मैंने कहा, रूपा और मोती, आज रात हमें डाका डालने जाना है, इसलिए तैयार रहना। मैं उठ खड़ा हुआ। उस वक्त तक तमाम लोग आराम कर लें, सिर्फ 4 आदमी पहरा देंगे। रुई साफ करने वाले कारखाने का बड़ा गेट बंद होने वाला था। उसी वक्त रुई से भरी हुई एक बैलगाड़ी अंदर घुस आई। रुई के ढेर पर मेरे साथ रूपा बैठा हुआ था। सामने ही ऊंचे चबूतरे पर कारखाने का सेठ टांगे फैलाए इत्मीनान के साथ बैठा था। सांस लेने के सबब उसकी मोटी और फूली हुई तोंद फूल पिचक रही थी। सेठ का मुंशी रुपए गिन गिन के कपड़े की थैलियों में भरकर लकड़ी की एक मेज पर रख रहा था। बैलगाड़ी को अंदर दाखिल होते देखकर सेठ और मुंशी दोनों ही ने सर उठाए। सेठ ने बैलगाड़ी वाले को गालियां बकना शुरू कर दी, क्योंकि कारखाने का वक्त खत्म हो चुका था। बैलगाड़ी जैसे ही चबूतरे से करीब हुई, मैं राइफल थामे हुए कूदा और राइफल की नाली सेठ की तरफ कर दी। सेठ के चेहरे पर जर्दी फैल गई। रूपा गाड़ी से कूदकर सेठ की गुद्दी पर बैठ गया। क्यों सेठ, कारोबार कैसा चल रहा है? रूपा ने सेठ को तेज नजरों से देखते हुए मुखातिब किया। सेठ की नजरें झुक गईं तो रूपा ने मुंशी से कहा, मुंशी जी, तुम्हारा हिसाब क्या कहता है? तिजोरी में कितनी रकम है? ये कहते हुए रूपा की राइफल का रुख मुंशी के जबड़ों की तरफ हो गया। मुंशी के कान पर रखा हुआ कलम गिर गया। मोटे शीशों की ऐनक के पीछे उसकी आंखें खौफ की शिद्दत से बंद होने लगी। चंद लम्हे तक मुंशी ने बारी बारी रूपा और मेरी तरफ देखा और दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। सेठ के पेट पर धोती ढीली हो गई। सेठ और मुंशी ने एक दूसरे को कनखियों से देखा। मैं जरा पेशाब करके आता हूँ, मुंशी ने डरी डरी आवाज में कहा और उठने लगा। अभी वह पूरी तरह खड़ा नहीं हो सका था कि रूपा की राइफल की नाल उसके पेट से टकराई और वह धम से दोबारा अपनी जगह बैठ गया। मुंशी जी, सेठ तुम्हें हिसाब किताब रखने की तनख्वाह देता है, पुलिस को इतला देने की नहीं। क्यों खामखा अपनी जान के दुश्मन हो रही हो? रूपा ने सख्ती से कहा। फिर राइफल की नाल उसके पेट पर मारते हुए बोला, बेवकूफ, हमें देखकर तेरा पेशाब खता होने लगा। उसी वक्त मेरे 8-10 आदमी अंदर दाखिल हुए। उनमें मोती भी था। मैं गरजा, सेठ, अगर तुझे अपनी जिंदगी अजीज है तो जितनी रकम मौजूद है वो हमारे हवाले कर दे, वरना तुझे जहन्नुम में पहुंचाकर मैं तेरे कारखाने को भी आग लगा दूंगा। मारवाड़ी सेठ ने रोनी सूरत बनाकर अपने मुंशी को देखा। मुंशी ने मेज की दराज खोल ली और कांपते हाथों से रुपयों की थैलियां रूपा के सामने रख दी। ये 7 थैलियां थीं। इन थैलियों में कितने रुपए हैं? मैंने सवाल किया। 4608 रुपए, मुंशी ने बामुश्किल जवाब दिया। इसके अलावा 9 आने और 7 पाई। तुझसे आने पाई का हिसाब कौन पूछ रहा है? मैंने उसे डांट दिया। अगर मैं यहाँ से 10,000 रुपए से कम रकम लेकर गया तो इससे तुम्हारे सेठ की बेइज्जती होगी। बताओ और रुपए कहाँ हैं? मैंने राइफल की नाल अब सेठ की तरफ कर दी। तू बोल सेठ। जनाब, मैं झूठ नहीं बोलता, इतने ही हैं, इससे ज्यादा 1 पाई नहीं। मारवाड़ी सेठ बिल्कुल हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया। मालूम होता है तुझे चमड़ी से ज्यादा दमड़ी प्यारी है। मैं तेज आवाज में बोला। फिर सवाल किया, यहाँ और कितने गल्ले हैं? यहाँ तो और कोई नहीं, अलबत्ता दुकान में 50-60 से ज्यादा गल्ले नहीं होंगे। सेठ ने खौफजदा आवाज में जवाब दिया। इस दुकान के नीचे एक तय खाना है और उस तय खाने में एक तिजोरी है। उस तिजोरी में कितने रुपए हैं? मैंने चुपते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। सेठ की आंखें हैरत से फैल गईं और वह मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाया
जो मेरी समझ में नहीं आ सका। मैंने सेठ के बारे में तमाम इत्तलात और मालूमात हासिल करने के बाद ही उस पर हाथ डाला था। सेठ को धमकाने की खातिर मैंने मोती को मुखातिब किया, जाओ, जहां जितनी रुई है सबको आग लगा दो। सेठ को शायद होली देखने की आरजू है। मेरा हुक्म सुनते ही मोती आगे बढ़ा। उसी वक्त सेठ उठ खड़ा हुआ। उसने अपने दोनों हाथों से ढीली ढाली धोती को संभाला और गिड़गिड़ाया, नहीं नहीं हजूर, इसे रोकें, मैं जितनी रकम है सब दे रहा हूं, मगर मेरी पुश्त दर पुश्त का धंधा तो खराब ना करें। ये कहते हुए वो रो पड़ा। फिर धोती कमर पर कसकर बांधता हुआ चबूतरे से नीचे उतर आया। मैं सेठ के साथ जा रहा हूं, मैंने अपनी राइफल रूपा को देते हुए कहा। अगर सेठ चालाकी दिखाएगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। मुंशी अगर चालाकी करे तो तुम कारखाने को आग लगा देना। फिर मैं रूपा के मजीद करीब हो गया और सरगोशी की, रकम लेकर मैं सीधा दरिया पार करके आ रहा हूं, तुम लोग यहां से फरार हो जाना। ताया, मैं भी आपके साथ चलता हूं, एक की बजाय दो हों तो खतरा कम होता है। रूपा ने कहा, इसकी जरूरत नहीं, मैंने इनकार कर दिया। मारवाड़ी सेठ अब रकम दे देगा, तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम अपने साथियों को लेकर गांव से बाहर निकल जाओ और जो रकम यहां से हाथ लगी है उसे भी अपने साथ लेते जाओ। मेरी फिक्र न करना, पिस्तौल मेरे पास है। 2 घोड़ों की बग्गी में बैठकर मैं मारवाड़ी सेठ के साथ उसकी दुकान पर पहुंचा। वो चिराग जलाने का वक्त था। बाजार में सन्नाटा था। सेठ ने कांपते हाथों से दुकान का ताला खोला और मैं उसके साथ तेजी से अंदर दाखिल हो गया। बग्गी से उतरते वक्त मैंने बग्गी चलाने वाले सेठ के मुलाजिम को धमकी दी थी कि वो जरा भी अपनी जगह से हिला तो उसके सेठ को गोली मार दी जाएगी। बग्गी खुद सेठ की थी। दुकान में घुसते ही मैंने अंदर से कुंडी लगा दी और पिस्तौल निकालकर सेठ पर तान लिया। फिर उसे मुखातिब किया, हजारी मल, अगर तूने जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं तेरी फूली हुई तोंद को गोली मारकर पिचका दूंगा। भाई साहेब, पिस्तौल दूर रखो, जो चाहो ले जाओ, मगर मेरी जान बख्श दो। सेठ खौफजदा आवाज में बोला। तो फिर जल्दी कर, वक्त जाया ना करो। मैंने उसकी तोंद पर पिस्तौल की नाल रखकर धक्का दिया। हजारी मल ने दुकान के दूसरे हिस्से में जाने के लिए कदम बढ़ाए तो मैंने उसका बाजू थाम लिया। इधर कहाँ जा रहे हो? अब भी तुम चालाकी से बाज नहीं आ रहे? चलो ये गद्दी उठाओ। तय खाने का रास्ता गद्दी के नीचे है। मुझे अपने मुखबरों के जरिए जो मालूमात हासिल हुई थी उन पर पूरा यकीन था। सेठ के चेहरे पर शर्मिंदगी नजर आने लगी। पिस्तौल देखकर मैं घबरा गया था। सेठ ने अपनी सफाई पेश की। गद्दी हटाने के बाद टाइल हटाया गया। तय खाने में अंधेरा था। दुकान के एक कोने में मुझे लालटेन नजर आ गई। सेठ को मैंने लालटेन जलाने का हुक्म दिया, जिस पर उसने फौरन अमल किया। लालटेन जलने के बाद मैं उसे उठाए तय खाने के रास्ते तक आया। फिर लालटेन रखकर अंदर झांका। नीचे उतरने के लिए लकड़ी की एक सीढ़ी मौजूद थी। हजारी मल, पहले तुम तय खाने में उतरो, मैंने सेठ को हुक्म दिया। सेठ उतर गया तो मैं तेजी से नीचे पहुंच गया। लालटेन मेरे हाथ में थी। उसकी रोशनी में मैंने तय खाने का जायजा लिया। एक कोने में तिजोरी मौजूद थी। लालटेन छत से लटकाकर मैंने सेठ से तिजोरी की चाबियां तलब की। उसने चाबियां दे दी। तिजोरी खोलते ही मुझे रुपयों से भरी बेशुमार थैलियां नजर आईं। वो रकम मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा थी। मेरे और सेठ के दरमियान 10-12 कदम का फासला था। वो सीढ़ी के करीब खड़ा था। मैं तो तिजोरी से थैलियां निकालने में मसरूफ था और उधर सेठ हजारी मल मेरी मौत का सामान कर रहा था। इसकी खबर मुझे तब लगी कि जब वक्त गुजर चुका था। अचानक अपने अकब में मुझे खटका सा सुनाई दिया तो तेजी के साथ पलटा और जैसे मेरे हवास गुम हो गए। मेरी आंखों ने ऐसा ही मंजर देखा था। जाने कब की कब में बदमाश सेठ सीढ़ी के जरिए ऊपर चढ़ गया और अब सीढ़ी भी उसने ऊपर खींच ली थी। उसी के खटके से मैंने मुड़कर देखा था। जस्त भरकर मैं तय खाने के रास्ते के नीचे पहुंचा, मगर मुझे देर हो चुकी थी। उस वक्त तक मारवाड़ी सेठ तय खाने के रास्ते पर भारी टाइल रख चुका था। दांत पीसकर मैं सेठ को गालियां बकने लगा। मैं इस तरह कभी बेबस नहीं हुआ था। सेठ ने दुकान का दरवाजा खोलकर फिर गालिबन बाहर से बंद किया तो ये आवाजें भी मैंने सुनी। जिंदगी में पहली बार मैं घबरा गया। तय खाने की छत मेरे सर से 5 फुट बुलंद थी। उस तरफ से मायूस होकर मैंने तय खाने की दीवारों पर ठोकरें मारकर उनकी मजबूती को आजमाया। बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। मेरा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया। मारवाड़ी सेठ ने मुझे किसी चूहे की तरह चूहेदान में बंद कर दिया था। यकीनन वो पुलिस को इतला देने गया था। मैं सोचने लगा कि अब कुछ ही देर में पुलिस आकर दुकान को घेर लेगी। क्या पुलिस मुझे इस बेबसी के आलम में गिरफ्तार कर लेगी? क्या मेरे जिस्म को गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा? अभी तो नीताराम भी जिंदा है
उससे इंतकाम लेना बाकी है। अगर रूपा उस वक्त मेरी मदद के लिए आ जाए तो मेरे दिल में उम्मीद की किरण पैदा हुई, मगर मेरा ख्याल खाम था। रूपा से तो मैं खुद कहकर आया था कि वो चला जाए, मैं ठिकाने पर पहुंच जाऊंगा। उस तय खाने में कोई जीरू भी नहीं था कि मैं बलवंत के जिस्म से निकलकर किसी और जिस्म में दाखिल हो जाता। पुलिस यकीनन उस वक्त तय खाने में उतरती जब उसे मेरी मौत का यकीन हो जाता। वो ऊपर ही से मुझ पर जहन्नुम के धाने खोल देते। मेरा दिल बैठने लगा और मैंने सोचा, ए अलिया लीश, ए जिनजाद, क्या इसी आदमजाद के जिस्म में तेरी मौत लिखी थी? चंद लम्हे मुझ पर हुज़्न व मलाल की कैफियत तारी रही। तय खाने का जायजा लेते हुए जैसे ही मेरी निगाह तिजोरी पर पड़ी थी, मैं उस तरफ मुतवज्जा हो गया था। फिर मैंने वहां मौजूद किसी भी शय को देखने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मैं वहां जिस घर से आया था वो पूरी हो चुकी थी, तो फिर किसी और तरफ क्यों देखता? लेकिन अब ऐसा नहीं था। मुझे अब दौलत के हसूल से ज्यादा अपनी जान बचाने की फिक्र थी। किसी ने ठीक ही कहा है कि जान है तो जहान है। मुझे हर कीमत पर इस तय खाने से निकलना है। मैं आप ही आप बुड़बुड़ाया, मैं कोई आदमजाद नहीं कि जी हार बैठूं। इन अल्फाज के साथ ही मैंने अपने अंदर एक अजीब सी तब्दीली महसूस की। उदासी की धुंध जैसे छट गई। मेरी निगाह तेजी से तय खाने में घूम गई। इसी के साथ मेरे दिल की धड़कनों में इजाफा हो गया। मुझे उस तय खाने से फरार की राह नजर आ गई। तय खाने की एक दीवार के साथ मुझे ऊपर नीचे बोरियां रखी हुई दिखाई दी। ये बोरियां तय खाने की छत तक चुनी हुई थी। मैं लपक कर उन भरी बोरियों तक जा पहुंचा। बोरियों में गेहूं भरे हुए थे। मैंने एहतियात के साथ बोरियां वहां से उठाना शुरू कर दी। मैं अब उन बोरियों को तय खाने के वस्त में उस जगह रख रहा था जहां 5 फुट ऊपर तय खाने से निकलने का रास्ता था। जल्द ही मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। इस काम से फारिग होकर मैंने तिजोरी से निकाली हुई रुपयों की थैलियां चादर में बांधी और बोरियों पर चढ़ गया। तय खाने के रास्ते पर रखा हुआ टायल खासी भारी था। मैंने पूरा जोर लगाकर आखिरकार उसे जगह से हटा ही दिया। इसके बाद मुझे तय खाने से निकलने में ज्यादा देर नहीं लगी। अब मुझे उस दुकान से निकलना था जिसका दरवाजा बंद था। तय खाने के रास्ते पर मैंने कुछ सोचकर दोबारा टाइल रख दिया। दुकान की छत पर सीमेंट की चादर पड़ी थी और छत तक पहुंचना भी ज्यादा दुश्वार नहीं था। मैंने इसके लिए वो सीढ़ी इस्तेमाल की जो मारवाड़ी सेठ ने तय खाने से बाहर खींच ली थी। दुकान ही में मुझे एक हथौड़ी पड़ी नजर आ गई। मैं वही हथौड़ी लिए सीढ़ी पर चढ़ गया। सीमेंट की शीट तोड़कर इतना खला बना लेना मुश्किल ना हुआ कि मैं जिससे गुजरकर दुकान की छत पर पहुंच सकूं। छत पर चढ़कर मैं दुकान की अकबी सिमत पतली सी एक गली में कूद गया। गली में सन्नाटा था। मैं उस गली में दबे कदमों आगे बढ़ा और फिर गली के इख्तिताम पर ठिठक कर रुक गया। मैंने खतरे की बू सूंघ ली थी। कुछ ही फासले पर मुझे बावर्दी पुलिस वाले नजर आ गए। उन सभी के हाथों में मुझे राइफलें नजर आ रही थी। उनकी तादाद 2 दर्जन से भी ज्यादा थी। गांव में जितनी पुलिस की नफरी थी, थाने का इंचार्ज शायद सभी को ले आया था। गालिबन उसे यह खतरा लाहिक रहा होगा कि कहीं मेरे साथी मुझे छुड़ाने ना आ जाएं। उनसे टकराव की सूरत में जाहिर है पुलिस की ज्यादा नफरी की जरूरत थी। तमाम सिपाहियों को मैंने दुकान के दरवाजे पर जमा होते देखा। उनकी राइफलों का रुख दुकान की तरफ था। मैं अब गली से निकलकर आड़ लेता हुआ कुछ आगे आ गया था, लेकिन अभी मेरा वहां से फरार होना खतरनाक था। आड़ से निकलने की सूरत में किसी भी सिपाही की नजर मुझ पर पड़ सकती थी। नतीजे के तौर पर मैं एक बैलगाड़ी की आड़ में छुपा रहा। बैलगाड़ी में शायद अनाज भरा हुआ था, मगर बैल वहां नहीं थे। मैं ऐसे जाविये से खड़ा था कि सेठ की दुकान का दरवाजा मुझे साफ नजर आ रहा था। मेरे और दुकान के दरवाजे के दरमियान चंद ही कदम का फासला होगा। मैं बेहिस्सो हरकत उसी जगह खड़ा सब कुछ देखता रहा। सेठ, दुकान का ताला खोलो। पुलिस अफसर ने सेठ को मुखातिब किया। जी साहिब, सेठ हकलाया और कामते कदमों से आगे बढ़ा। घबराने की जरूरत नहीं सेठ, हम तुम्हारे साथ मौजूद हैं। पुलिस अफसर ने सेठ की हिम्मत बंधाई। सेठ ने आखिर ताला खोल ही दिया। दुकान के अंदर लालटेन की रोशनी थी। सेठ इतना सरासीमा और बुखलाया हुआ था कि उस अहमक ने गौर ही नहीं किया कि जो लालटेन तय खाने में थी ऊपर दुकान में किस तरह पहुंच गई। तय खाने से मैंने ही लालटेन बाहर निकाली थी कि दुकान का जायजा लेकर वहां से फरार होने की कोई तदबीर कर सकूं। पुलिस अफसर समेत तमाम सिपाहियों को मैंने दुकान के अंदर दाखिल होते देखा। सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि फरार होने के लिए मुझे दुकान के सामने से गुजरना पड़ता। सो मैंने फिलहाल ये खतरा मोल नहीं लिया। हाँ, थोड़ा सा आगे और खिसक आया। अब दुकान के अंदर होने वाली सरगर्मी भी मेरे अहाते नजर में थी। मैंने सेठ को तय खाने के रास्ते पर रखे हुए टाइल की तरफ इशारा करते देखा। इधर क्या है? पुलिस अफसर ने सवाल किया।
ये तहखाने का रास्ता है, सेठ ने हकलाते हुए बताया। 4 भरी हुई राइफलों के साथ जिनकी नालें तहखाने के रास्ते पर झुकी हुई थीं, पुलिस वालों ने टाइल को उसकी जगह से पीछे हटाया। पीछे हट जाओ, पुलिस अफसर अपने सिपाहियों से मुखातिब हुआ। वो अंदर से गोली भी चला सकता है। जी हाँ साहिब, वो उसके पास रिवॉल्वर है, सेठ ने तस्दीक की। सिपाही पीछे हटकर खड़े हो गए। सबके चेहरों पर मुझे तनाव नजर आ रहा था। अचानक मुझे पुलिस अफसर की तेज आवाज सुनाई दी। वो अपनी दानिश में गोया मुझसे हम कलाम था। ठाकुर बलवंत सिंह, तुम घिर चुके हो, इसलिए हथियार फेंक दो। जाहिर है उसकी आवाज का जवाब कौन देता, मैं तो तहखाने में था ही नहीं। हम दुकान को आग लगा रहे हैं। पुलिस अफसर की आवाज फिर गूंजी। बलवंत सिंह, तुम इस तरह जिंदा जल जाओगे, वरना तहखाने से बाहर आ जाओ। नहीं साहब, ऐसा ना करना, मेरी दुकान में आग न लगाएं। सेठ जल्दी से बोला। मेरी सारी रकम इस तरह भस्म हो जाएगी। जवाब में पुलिस अफसर ने सेठ को घूर कर देखा, फिर अपने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। सेठ गालिबन समझ गया कि पुलिस अफसर ने महज धमकी दी थी। उसका इरादा वाकई दुकान को आग लगाने का नहीं था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि तहखाने में उतर सके। उन्हें गालिबन यकीन था कि उनमें से जिसने भी पहल की उसकी जिंदगी खत्म हो जाना लाजमी है। मेरी नज़र पुलिस अफसर के चेहरे पर थी। उसके चेहरे से फिक्रमंदी झलक रही थी। शायद वो ये सोच रहा था कि मुझे गिरफ्तार करना कोई आसान काम नहीं, और ये कि मैं उसकी धमकी में आकर तहखाने से नहीं निकलूंगा। पुलिस अफसर ने आखिरकार इस मसले का एक हल सोच ही लिया। मुझे उसकी धीमी आवाज सुनाई दी। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, तुम लोग बैक वक्त 4 राइफलें तहखाने में डालकर ट्रैगर दबा दो। ये हुक्म उसने करीब खड़े 4 मुसल्ला साथियों को दिया था। हुक्म की तामील में सिपाहियों ने देर नहीं की। 4 राइफलें एक साथ गरज उठी। राइफलों के धमाकों से दुकान की दीवारें जैसे हिल गईं, लेकिन तहखाने के अंदर बदस्तूर खामोशी छाई हुई थी। उसी वक्त किसी सिपाही की नजर दुकान की छत की तरफ उठ गई। धमाकों की वजह से सीमेंट की चादर का एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर उसके ऊपर गिरा था। पुलिस अफसर ने भी सिपाही की नजरों का ताकुब किया और तकरीबन उछल पड़ा। छत में उसे सुराख नजर आ गया था। ठाकुर बलवंत सिंह यकीनन फरार हो चुका है, वो तहखाने में नहीं हो सकता। पुलिस अफसर बोला। मगर किस तरह साहिब, मैं तो उसे तहखाने, फिर छत, दुकान की छत किसने तोड़ी, और ये लालटेन, ये भी तो। चुप रहो, पुलिस अफसर ने उसे डांट दिया। उसे गालिबन मेरे फरार का यकीन हो चुका था। वो इसीलिए बेधड़क आगे बढ़ा और तहखाने के रास्ते के करीब बैठकर अंदर टॉर्च की रोशनी डाली। जाहिर है उसे वहां बोरियां रखी नजर आ गई थी। उसने कहा, बलवंत सिंह, इन्हीं बोरियों पर चढ़कर तहखाने का भारी टाइल उठाया गया होगा, और फिर पुलिस की तवज्जो इसी तरफ रखने के लिए तहखाने से निकलकर दोबारा टाइल यहीं रख दिया होगा। पुलिस अफसर ने गलत नहीं कहा। मैंने पुलिस को उलझाने के लिए ऐसा ही किया था। सारा मुअम्मा हल हो चुका था, इसलिए पुलिस को वहां से जाने में ज्यादा देर नहीं लगी। अपनी हिफाजत की खातिर सेठ ने पुलिस अफसर से दरख्वास्त करके 2 मुसल्ला सिपाहियों को रोक लिया था। दुकान बंद करके वो भी सिपाहियों के साथ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मुझे उस अय्यार सेठ से इंतकाम लेना था जिसने मेरी जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। गारों का रुख करने की बजाय मैं एक बार फिर इस घर से सेठ के कारखाने की तरफ चल दिया। रुई बहुत जल्दी आग पकड़ती है, इसलिए मुझे कारखाने को आग लगाने में ज्यादा दिक्कत ना हुई। सारा गांव जब सेठ का जला हुआ तहखाना देखने के लिए जमा हो गया था तो मैं तेजी के साथ गारों की तरफ बढ़ रहा था। मैं जब गारों में पहुंचा तो अपने सभी साथियों को मुस्तरिब देखा। मुझे देखते ही रूपा कहने लगा, हम तो डर रहे थे ताया कि आप कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। रूपा उस वक्त नोट गिन रहा था। ये वो रकम थी जो सेठ के कारखाने से लूटी गई थी। लो ये भी गिनो। मैंने तिजोरी से निकाले जाने वाली थैलियां भी चादर खोलकर सामने रख दी। उन्हीं के साथ सोने चांदी के जेवरात भी थे। डाके में हाथ आने वाला माल देखकर सबकी आंखें फैल गईं। इससे पहले किसी डाके में इतना माल हाथ नहीं आया था। ताया, सेठ तो हमारे अंदाजे से ज्यादा मालदार निकला, रूपा बोला। इतना बहुत सारा माल समेट कर लाने में देर तो होना ही थी रूपा, तुम खामखा फिक्र कर रहे थे। ठाकुर बलवंत सिंह को वो बुजदिल भला क्या नुकसान पहुंचा सकता था, मोती ने कहा। ऐसी बात नहीं मोती, मैं बोल उठा। मामला खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया था। मैं बमुश्किल जान बचाकर वहां से निकला हूं। वो सेठ पक्का हरामी निकला। क्या तुम यकीन करोगे कि वो मुझे दुकान के तहखाने में बंद करके पुलिस को इतला देने चला गया था। क्या? कई हैरतज़दा आवाजें एक साथ बुलंद हुई। जो कुछ मुझ पर गुजरी थी मैंने बयान कर दी और आखिर में बताया, वो तो अच्छा हुआ कि तहखाने में गंदम की बोरियां मौजूद थी। उन्हीं बोरियों की मदद से मैं छत तक पहुंच सका, वरना माल तो माल, तुम लोगों को मेरी लाश तक ना मिलती।
मेरे इन अल्फाज के बाद सन्नाटा सा छा गया। अगर ताया को कुछ हो जाता तो? रूपा की बुड़बुड़ाहट ने इस सन्नाटे को तोड़ दिया। मैं उस मारवाड़ी सेठ के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उस कमीने की ये हिम्मत! उससे मैंने भी इंतकाम ले लिया है। यहाँ आने से पहले मैं उसके कारखाने को आग लगा आया हूँ, मैंने कहा। फिर रूपा के शाने पर हाथ रखकर बोला, तुम सच कहते थे रूपा। मुझ पर 2 बड़ी आफतें हैं, उनमें से एक आफत आज आकर गुजर गई। सब ठीक है, मगर मैं अब आपको ऐसे काम के लिए अकेले नहीं जाने दूंगा। ये कहते हुए रूपा की आवाज भर आ गई। तुम इल्मे ज्योतिष पर यकीन रखने के बावजूद ऐसी बातें करते हो? मैं हंस दिया। जो किस्मत में लिखा है वो जरूर होगा, चाहे हम एक साथ हों या अलग। फिर मैं बात का रुख बदलते हुए बोला, ये सब भवानी देवी की नजर सीधी होने की वजह से हुआ है कि मेरी जान बच गई। हम सुबह दर्शन के लिए जाएंगे और कल रात तुलसीराम के भतीजे जेठाराम को भी ठिकाने लगाना है ताया। रूपा के लहजे में शिद्दत थी। वो हमारी इतला हासिल करने तिवाड़ी के घर आएगा। इस गुफ्तगू के बाद अपने साथियों के हमरा मैं चंबल के उलझा देने वाले गारों की गहराई में उतर गया।